हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपको सत्यम क्लास पर। तो गाइज आज हम बताएंगे क्लास 10th बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर, जिसे हम श्वसन, चैप्टर का नाम है श्वसन या रेस्पायरेशन या श्वसन तंत्र भी चलेगा। श्वसन तंत्र यानी रेस्पायरेटरी सिस्टम। तो या तो आप बोलिए श्वसन यानी रेस्पायरेशन या तो श्वसन तंत्र रेस्पायरेटरी सिस्टम। तो अब हम यहाँ सबसे पहले इसमें है श्वसन यानी श्वसन को डिफाइन करेंगे। श्वसन क्या है? तो वृहत रूप से श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसके द्वारा शरीर में एनर्जी का क्या होता है? उत्पादन होता है। यानी एनर्जी का क्या होता है? उत्पादन होता है। तो मुख्य रूप से श्वसन में क्या होता है? एनर्जी का उत्पादन होता है। साथ हम ये भी आगे मेंशन किए हैं कि हीट का भी क्या होता है? उत्पादन होता है। जब हम श्वसन करते हैं तो हीट और एनर्जी दोनों बनता है। नेक्स्ट है, इसमें हम लिख देना है आगे, श्वसन क्रिया को निम्नलिखित समीकरण से दर्शाया जाता है। यानी श्वसन क्रिया को इस समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है। C6H12O6 प्लस 6CO2 एरो देंगे। ये एंजाइम के मतलब प्रेजेंस में काम करेगा। एंजाइम होगा ऊपर में एरो के ऊपर, फिर 6CO2 प्लस 6H2O प्लस क्या होगा आगे? एनर्जी मतलब निकलता है। आगे अब हम बताए हैं कि इन क्रिया में यानी कि श्वसन क्रिया में सह उत्पाद यानी कि बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या क्या निकलता है। तो इसमें बाय प्रोडक्ट के रूप में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनते हैं। यानी श्वसन क्रिया में बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या क्या बनते हैं? तो बाय प्रोडक्ट के रूप में यहाँ आप क्लियर कट देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस क्या बनते हैं? हाइड्रोजन यानी कि जल बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बना के हमने फैक्ट मेंशन किए हैं। श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है या क्रिया है। मतलब पूछेगा कि श्वसन निम्नलिखित में से कौन से क्रिया है या अभिक्रिया है। तो श्वसन एक कौन सा अभिक्रिया है? श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब हम बताए थे पीछे कि श्वसन में क्या क्या होता है। तो श्वसन प्रक्रम में श्वसन प्रक्रम में एनर्जी और हीट क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। तो हमने मेंशन यहाँ किए हैं, इसमें ऊर्जा और ऊष्मा उत्पन्न होते हैं। श्वसन प्रक्रम में हीट यानी एनर्जी और हीट क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है, यह एक अपचायी यानी श्वसन कैसी क्रिया है या अभिक्रिया है? तो श्वसन एक कैटाबोलिक यानी कि अपचायिक क्रिया है। यह एक अपचायिक यानी कि कैटाबोलिक क्रिया है। श्वसन की कौन सी क्रिया है? तो अपचायिक यानी कि कैटाबोलिक क्रिया है। अब हमने बताया है श्वसन यानी कि रेस्पायरेशन को दो भाग में बांट करके। एक होता है निःश्वसन, इसको बोलेंगे निःश्वसन, और इसमें लगा देंगे विसर्ग तो हो जाएगा निःश्वसन। श्वसन को दो पार्ट में हमने बांटा है, निःश्वसन और एक बताया है निःश्वसन। यानी इसमें होगा इन यानी अंदर लेंगे, मतलब ये अंदर जाएगा इन, और ये होगा मतलब बाहर, इसको बोलेंगे निःश्वसन। आगे तो आगे हमने डिफाइन किया है निःश्वसन यानी कि निःश्वसन यानी कि मतलब इसको बोलेंगे इन यानी अंदर लेगा यानी इंस्पायरेशन। तो इंस्पायरेशन में क्या होगा? सांस लेने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन बोलते हैं यानी निःश्वसन बोलते हैं। सिंपल डेफिनेशन इसका होगा कि निःश्वसन क्या है? तो हम जब सांस लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? निःश्वसन। सांस लेने की क्रिया को निःश्वसन कहते हैं। सांस लेने की क्रिया को निःश्वसन यानी इंस्पायरेशन कहते हैं। अब आ गया निःश्वसन। तो निःश्वसन किसे कहेंगे? निःश्वसन यानी एक्सपायरेशन। निःश्वसन यानी एक्सपायरेशन। सांस छोड़ने की क्रिया को निःश्वसन कहते हैं। जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसे बोलते हैं निःश्वसन यानी कि एक्सपायरेशन। इंग्लिश में तो दिक्कत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। एक्सपायरेशन यानी बाहर निकलता है और इंस्पायरेशन यानी कि अंदर। इंस्पायरेशन का मतलब होता है इन यानी कि अंदर लेते हैं, और एक्सपायरेशन मतलब क्या करते हैं? बाहर लेते हैं। तो सांस लेने की क्रिया को बोलते हैं निःश्वसन और सांस छोड़ने की क्रिया को बोलते हैं निःश्वसन यानी कि एक्सपायरेशन। तो अब ये हो गया निःश्वसन। सांस छोड़ने की क्रिया क्या बोलते हैं? निःश्वसन यानी एक्सपायरेशन। अब ये दोनों को जब हम मर्ज कर देंगे यानी कि मिला देंगे, ऐड कर देंगे परस्पर, तो इसको बोलेंगे श्वासोच्छ्वास। यानी निःश्वसन और निःश्वसन दोनों, निःश्वसन और निःश्वसन के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास।
ये इसी का दूसरा नाम है मतलब उच्छ्वास और प्रश्वास। उच्छ्वास और प्रश्वास के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास। यहाँ में से सिंपल लैंग्वेज में लिखा दिया है, सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास बोलते हैं, यानी कि ब्रेथिंग। सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रेथिंग। सांस लेने, जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, दोनों प्रक्रिया जब मिल जाता है तो इसको बोलते हैं ब्रेथिंग यानी कि श्वासोच्छ्वास। नेक्स्ट पॉइंट हमने मेंशन किया है, 1 मिनट में जनरली मनुष्य 16 से 20 बार सांस लेते हैं। एक जितना भी मतलब युवक हैं, मतलब वयस्क मनुष्य हैं, वो 1 मिनट में 16 से 20 बार सांस लेते हैं। और एक छोटे बच्चे 1 मिनट में 20 से 25 बार जनरली, मतलब ये मतलब कर दिए हैं हाइफन करके कि एक छोटे बच्चे 1 मिनट में 20 से 25 बार, जनरली 25 बार सांस लेते हैं। अगर ऑप्शन में आपको 25 मिल जाए तो एग्जैक्टली 25 मारिए, और उसमें अगर 16 या 20 मिल जाए तो 20 मारिए। तो एक छोटे बच्चे 1 मिनट में कितने सांस लेते हैं? 20 से 25 बार, 20 से 25 बार। और एक वयस्क मनुष्य लेते हैं 1 मिनट में 16 से 20 बार। अब आगे हमने मेंशन किया है, एक सोए हुए मनुष्य 1 मिनट में, एक सोए हुए मनुष्य 1 मिनट में, यहाँ पर 12 बार होगा, थोड़ा पर यहाँ थोड़ी हैंड मिस हो गया है। तो एक सोए हुए मनुष्य 1 मिनट में 12 बार सांस लेते हैं। जब हम सो जाते हैं तो हम लंबी लंबी सांस लेते हैं, एकदम ऐसे करते हैं, फिर धीरे 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 बाहर आता है। तो इसका मतलब हुआ कि क्या होता है, मतलब सांस लेने में थोड़ा टाइम लगता है। पूरा फुल लेते हैं सांस और फुल छोड़ते हैं, तो इसमें क्या होगा? टाइम अंतराल यानी टाइम पीरियड में क्या आएगी? कमी आएगी। यानी टाइम में इसलिए कमी आती है, टाइम अंतराल में, टाइम पीरियड में कमी आती है। पहले अगर हम जगे होते हैं तो 16 से 20 बार लेते हैं, लेकिन वही जब हम क्या करते हैं, जब हम सो जाते हैं तो इसका अंतराल थोड़ा कम हो जाता है। तो इससे आपको एक क्लियर कट समझ में आया होगा कि जब हम सोते हैं तो मेरा श्वसन दर क्या होता है? थोड़ा धीमा हो जाता है। और कीप इन माइंड, आप एक बात ये भी ध्यान रखेंगे, जब हम सोते हैं तो मेरा वेट पहले के वेट से थोड़ा कम हो जाता है। ये भी सोने के बाद ऐसा होता है। और हम श्वसन की क्रिया भी सोने के बाद थोड़ा मंद हो जाती है। तो सोने के बाद श्वसन की क्रिया क्या हो जाती है? मंद हो जाती है। और सोने के बाद जो मेरा वेट होता है एक्चुअली, वो वेट थोड़ा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब आगे मेंशन कर दिए हैं श्वसन अंग के बारे में, यानी रेस्पिरेशन ऑर्गन क्या क्या है, मतलब कहाँ से कौन कौन जीव सांस लेते हैं, उसके बारे में मेंशन किया है। श्वसन अंग यानी रेस्पिरेशन ऑर्गन, तो जितना भी स्तनधारी है, स्तनधारी कहाँ से लेता है? फेफड़ा से। अगर यहाँ आपको पूछ दे मनुष्य कहाँ से सांस लेता है, तो फेफड़ा से। पक्षी कहाँ से सांस लेता है, तो फेफड़ा से सांस लेता है। तो स्तनधारी कहाँ से सांस लेता है? फेफड़ा से। उसके बाद कीट के बारे में अगर बात किया जाए तो जितना भी कीट हैं सबका सब कहाँ से लेगा सांस? ट्रैकिया से। ट्रैकिया जिसे हिंदी में बोलते हैं हम श्वास नली। तो सबका सब कीट कहाँ से लेते हैं, शोषण करते हैं? तो ट्रैकिया से। तो कीट पूछ दे ट्रैकिया से, जैसे टिड्डा पूछ दे, जैसे पूछेगा टिड्डा के श्वसन अंग का नाम बताइए तो ट्रैकिया मारिए। जैसे पूछ देगा तिलचट्टा के श्वसन अंग के नाम बताइए, ट्रैकिया मार दीजिए। लेकिन एक में तिलचट्टा यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम कॉकरोच के विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं कि उस तिलचट्टा में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो आंसर आएगा कॉकरोच यानी कि तिलचट्टा। नेक्स्ट जलीय जीव। जलीय जीव जितना भी जलीय जीव हैं जो जल में हैं, जल में रहता है, जलीय जीव गिल्स के द्वारा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कलोम के द्वारा अपना शोषण करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं। जैसे मछली है तो मछली में 2 गिल पट्टिकाएं होती हैं, 2 गिल्स होते हैं, दोनों बगल में रेड कलर का जो होता है वही होता है गिल। उसी के द्वारा वो जल में घुले ऑक्सीजन को क्या कर पाते हैं, ले पाते हैं। आगे मेंशन किया हमने मेढक यानी कि फ्रॉग के बारे में। फ्रॉग में क्या है, फ्रॉग 3 जगह से शोषण करते हैं। अगर वो भूमि पर होते हैं तो फेफड़ा यानी कि लंग्स से शोषण कर लेते हैं। जब भूमि पर होते हैं फ्रॉग यानी मेढक तो लंग्स से करते हैं शोषण, फेफड़ा से। और जब भूमि के अंदर होते हैं यानी कि भूमिगत होते हैं तब उसका सारा शरीर भूमि के टच में होता है, तो शरीर से यानी कि त्वचा से अपना कर लेते हैं शोषण। और जब वह जल में होता है तो गिल्स के द्वारा शोषण करते हैं, यानी जब वह जल में होता है मेढक तो गिल्स के द्वारा शोषण करते हैं। और जो यही मेढक का जो सबसे छोटा बच्चा है जिसको बोलते हैं टेडपोल, वो भी गिल्स के द्वारा
हाँ वो भी मतलब शोषण करते हैं। आगे हमने मेंशन कर दिया है। छोटे मेढक को टेडपोल कहा जाता है। छोटे मेढक को क्या कहा जाता है? टेडपोल। छोटे जितना भी छोटा मेढक है सब टेडपोल कहलाएगा। टेडपोल कहाँ से? टेडपोल होता है पानी में, तो टेडपोल लेगा किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा शोषण करेगा। ये हम लोग तो कन्फ्यूज हो जाते थे जब मतलब चाइल्डहुड थे, बचपना था, तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाते थे छोटे मेढक में और मछली में। कभी कभी लगता था कि पता नहीं ये तो छोटे मेढक तो नहीं है, तो मछली है, लेकिन रियलिटी है कि मेढक है। मेढक का जो स्वरूप है, बनावट, वो मतलब छोटा में लगता है कि लाइक अ फिश, मतलब फिश की तरह होता है, लेकिन रियली में मतलब धीरे धीरे उसका जो मतलब लेग उग है धीरे धीरे विकसित हो जाता है, टांग उग, तो पता चलता है कि दिस इज फ्रॉग बट दिस इज नॉट फिश, तो पता चलता है। लेकिन जब वो बहुत छोटा होता है तो मतलब पता नहीं चलता है कि यह मेढक है या मछली है। तो छोटे मेढक को क्या कहा जाता है? टेडपोल। और टेडपोल पानी में होता है, तो पानी में जल में से घुलित ऑक्सीजन लेता है, किसके द्वारा? तो गिल्स के द्वारा। आगे हमने ये बता दिए हैं, पॉइंट पहले मेंशन कर दिए हैं कि तिलचट्टा में शोषण ट्रैकिया यानी श्वास लेने के द्वारा होता है। कीटों के रक्त में, हाँ महत्वपूर्ण बात है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कीटों के रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। पूछेगा इनमें से किसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है? तो कीटों के रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। अगर मतलब जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, हीमोग्लोबिन एक मतलब ऐसा प्रोटीन है जिसके चलते ब्लड का रंग क्या होता है? लाल होता है। पूछेगा कि मतलब खून का रंग लाल क्यों होता है? तो खून का रंग लाल इसलिए होता है, या रक्त का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि खून में एक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन के चलते खून का रंग लाल होता है। अगर कीट के खून में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है तो ऑटोमेटिक कीटों का खून लाल कलर के नहीं होगा, दूसरा कलर के हो सकता है, व्हाइट वगैरह कुछ भी, लेकिन लाल नहीं होगा। आगे हम इस बात को बोल दिए थे, जिक्र कर दिए थे, लेकिन मेंशन भी करवा दिए हैं यहाँ पे। तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तिलचट्टा को आप मतलब गर्दन काट भी देंगे तब पर भी थोड़ा जी लेता है, जब तक वो मतलब खाना बिना खाए पिए 2-4-5 दिन या 6 दिन, जितना दिन रह सके उतना दिन तक जी लेता है, क्योंकि वह शोषण करता है, मतलब वहाँ थोड़ा गर्दन के बगल में होता है, वहाँ से सांस लेता है। इसलिए थोड़ा जब तक मतलब उसको मतलब भोजन के आवश्यकता बिना आवश्यकता के जी सके तब तक वो जी लेता है, तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच। ये जनरली आपको मिल जाएगा, घर में पाया जाता है, इसे लोग मतलब तिलचट्टा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ मेंशन किया है कि शोषण हम जब लेते हैं, हम 2 चीज़ करते हैं, एक तो शोषण लेते हैं, उसके बाद शोषण छोड़ते हैं। तो शोषण लेते हैं तो क्या क्या लेते हैं? शोषण लेते हैं तब हम नाइट्रोजन लेते हैं 78%, और छोड़ते हैं तो उतना मतलब नाइट्रोजन हम जितना लेते हैं, ग्रहण करते हैं, उतना ही नाइट्रोजन क्या करते हैं? वायुमंडल में छोड़ देते हैं। फिर हम वायुमंडल से जितना % ऑक्सीजन लेते हैं उतना % ऑक्सीजन छोड़ते नहीं हैं। हम लेते हैं वायुमंडल से 21% यानी 21% ऑक्सीजन, और छोड़ते हैं मात्र 17%, यानी यहाँ पर कितना का लूप हो रहा है? यहाँ पर लूप हो रहा है 4% का, यानी कि 4% का कमी आ रहा है। तो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं 21% और ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं कितना? मात्र 17% यानी कि 17%। फिर हम वायुमंडल से ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड कितना? 0.03%, और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं कितना? 4.6, या मान लेते हैं 4% हम छोड़ते हैं। तो यही है, यहीं से मतलब कहाँ वायु प्रदूषण होता है। हम ले रहे हैं बहुत कम, हम ऑक्सीजन तो हम ले तो रहे हैं मतलब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.03 यानी बहुत कम ले रहे हैं, छोड़ते हैं इतना। ऑक्सीजन का इस कमी होता है इसीलिए ताकि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं 21% लेकिन छोड़ रहे हैं कितना? 17%। इसलिए हमें पेड़ पौधा लगाना चाहिए। पेड़ पौधा से ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, और सुबह को थोड़ा टहलना चाहिए ताकि ऑक्सीजन लेवल बढ़े, उससे आपका इम्यून सिस्टम भी बूस्ट रहेगा। नेक्स्ट बताए हैं, संपूर्ण शोषण को 2 अवस्थाओं में बांटा गया है। जितना भी शोषण है पूरी यानी संपूर्ण हॉल कोशिकीय शोषण को 2 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। पहला को बोलते हैं अवायवीय शोषण और दूसरा को बोलते हैं वायवीय शोषण। तो यहाँ हम आप इसका डेफिनेशन लिखा दिए हैं कि आखिर अवायवीय शोषण यानी एनारोबिक रेस्पायरेशन क्या होता है। तो वैसा शोषण जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है उसे बोलते हैं हम अवायवीय शोषण यानी कि एनारोबिक रेस्पायरेशन। वैसा शोषण जिसमें ऑक्सीजन क्या हो? अनुपस्थित हो, यानी ऑक्सीजन क्या हो? एब्सेंट हो, वहाँ पर ऑक्सीजन न हो फिर भी शोषण हो, तो उसे बोलते हैं हम अवायवीय शोषण यानी एनारोबिक रेस्पायरेशन। आगे यह
शोषण का प्रथम चरण है। मतलब पूछेगा निम्नलिखित में से कौन या अवायवीय शोषण अवायवीय शोषण पूरा कहाँ होता है, किस चरण में? तो अवायवीय शोषण का सभी क्रिया प्रथम चरण में पूर्ण होता है। अवायवीय शोषण का जितना भी काम है सबका सब शोषण के प्रथम चरण में पूरा हो जाता है। यह क्रिया कोशिका द्रव में होता है। यानी कि पूछेगा अवायवीय शोषण कहाँ होता है, तो अवायवीय शोषण होता है कोशिका द्रव में, यानी कि साइटोप्लाज्म में होता है। इसमें कम ऊर्जा मुक्त होती है। अवायवीय शोषण में ऊर्जा कम मुक्त होती है। आगे वायवीय शोषण के बारे में लिखा है, यानी कि एरोबिक एस्पायरेशन। वायवीय शोषण वैसा शोषण जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। मतलब वैसा शोषण जहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो, प्रेजेंट हो, तब होगा तो उसे बोलेंगे हम वायवीय शोषण। वैसा शोषण जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है उसे हम वायवीय शोषण कहते हैं। वैसा शोषण जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में घटित होता है या होता है उसे बोलते हैं वायवीय शोषण। इसका प्रथम चरण कोशिका द्रव में होता है। कोशिका वायवीय शोषण का प्रथम चरण कहाँ होता है, तो कोशिका द्रव में। इसका प्रथम चरण कोशिका द्रव में होता है। इसका दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी पूरा होता है। तो वायवीय शोषण का प्रथम चरण कहाँ पूरा होता है, तो कोशिका द्रव में। और वायवीय शोषण का दूसरा चरण कहाँ पूरा होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। यानी वायवीय शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है और अवायवीय शोषण में कम ऊर्जा मुक्त होती है। आगे मेंशन कर दिया है कि ऑक्सीजन का वाहक क्या कहलाता है। तो ऑक्सीजन का वाहक यानी ऑक्सीजन को ढोने वाला है सिर्फ ब्लड, यानी कि रक्त। ये आता है 1 नंबर में मार्किंग ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन का वाहक है, तो आंसर आएगा रक्त, यानी कि ब्लड। अगर आपको यहाँ पर पूछा जाए कि वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आप आराम से लिख सकते हैं। एक तरफ आप ऐसे बांट करके लिख देंगे, इधर अवायवीय शोषण और इधर वायवीय शोषण, या सिर्फ इधर वायवीय शोषण और इधर अवायवीय शोषण। अगर मान लीजिए हम लिखते हैं इधर वायवीय शोषण और इधर अवायवीय शोषण, तो लिखेंगे यह, पहला पॉइंट देंगे यह ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। फिर इसमें लिखेंगे अवायवीय में यह ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। फिर लिखेंगे इसमें कम ऊर्जा मुक्त होती है। किसमें कम ऊर्जा मुक्त होती है, अवायवीय में। अगर इधर हम वायवीय लिख रहे हैं तो लिखेंगे इसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, और अवायवीय इधर है तो इसमें लिखेंगे इसमें कम ऊर्जा मुक्त होती है। फिर लिखेंगे यह कोशिका द्रव में होता है। इसका मतलब सभी क्रिया कहाँ होती है, कोशिका द्रव में। यानी अगर हम लिखेंगे इधर रहेगा, अगर वायवीय, तब लिखेंगे इसका प्रथम चरण कोशिका द्रव में होता है, और इसका प्रथम चरण कोशिका द्रव में होता है, और इसका सभी चरण कहाँ होते हैं, कोशिका द्रव में। इसका दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी वायवीय शोषण का दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और उसका तो बता दिया कि सबका सब चरण कहाँ होता है, फिर वही में सेम टू सेम कोशिका द्रव में। बस 3 बात सिर्फ लिख देना है, मेंशन कर देना है, हो गया। ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं। 3 पॉइंट मेंशन कर देना है, 2 नंबर का आता है, आराम से मिल जाएगा नंबर। नेक्स्ट थोड़ा गैस के बारे में जानकारी यहाँ पर हम दे दिए हैं। विभिन्न गैसों के बारे में जानकारी, विभिन्न गैसों के बारे में क्या दिए हैं, जानकारी यानी नॉलेज बता दिए हैं कि अगर सबसे भारी गैस के बारे में पूछा जाए तो आंसर आएगा रेडॉन। रेडॉन कहाँ पाया जाता है, चट्टानों में या धरती के अंदर पाया जाता है। मात्र एक ऐसा गैस है जो चट्टान में पाया जाता है या धरती के अंदर पाया जाता है, क्या, रेडॉन गैस। सबसे भारी गैस है जो धरती के अंदर पाया जाता है, चट्टानों में पाया जाता है, रेडॉन गैस। ये तो सबसे भारी गैस के बारे में बात हुआ, रेडॉन। अगर आपको पूछा है कि सबसे भारी धातु क्या है, तो सबसे भारी धातु के बारे में बात किया जाए तो सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। सबसे भारी गैस पूछा जाए तो रेडॉन, सबसे भारी धातु तो ऑस्मियम। सबसे हल्की गैस के बारे में बात किया जाए तो हीलियम भी आएगा। अगर ऑप्शन मिल जाए हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन भी दे देंगे। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन, हीलियम दोनों चलेगा। गुब्बारे में कौन से गैस भरा जाता है, तो आंसर आएगा हीलियम गैस। चिप्स के थैली में कौन से गैस भरा होता है, तो नाइट्रोजन गैस। यही नाइट्रोजन गैस चिप्स के थैली में भरा होता है, जिससे चिप्स लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं। अगर ये नहीं रहेगा तो मतलब उसका जो पूरा है एकदम ताज़ा तौर बना होता है, ताज़ा तौर खराब हो जाएगा बना हुआ, और जल्दी उसमें खराब हो जाएगा। तो चिप्स के थैली में कौन सा गैस भरा होता है, नाइट्रोजन गैस। वहाँ आगे बताएंगे कि लिखा है भोपाल गैस त्रासदी में कौन से गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो आंसर आएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। आगे हम इसका पूरा नाम लिखा दिए हैं, शॉर्ट में लिखा दिया है
MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड। फल को पकाने में कौन से गैस का उपयोग होता है? तो एथिलीन। उसके बाद नोबेल गैस, जैसे का दूसरा नाम है अक्रिय गैस। नोबेल गैस कितना है? तो 6। कौन कौन है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ये सब का सब क्या है? नोबेल गैस है। इसके ये जितने भी गैस हैं सब के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा। आप देख लीजिए, मतलब पूरा इसका अंतिम कक्षा पूर्ति होता है। जैसे हीलियम, नियॉन, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। नियॉन का 10 है, तो 2 और 8, 10। तो 2 हैं प्रथम कक्षा में रखे और 8 अंतिम कक्षा में रखे। मतलब इसका अंतिम कक्षा क्या होता है? फुल होता है। जितना भी इनर्ट गैस हैं, अक्रिय गैस हैं, या इसका नाम है नोबेल गैस, सबका सब में अंतिम कक्षा क्या होता है? फुल होता है। तो नोबेल गैस कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ये 6 क्या है? नोबेल गैस है। अगर आपको पूछे कि नोबेल गैस कितना है, उसका नाम लिखे, तो आराम से आप मेंशन कर सकते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। यहाँ थोड़ा हमने विस्तार में रेडॉन के बारे में जिक्र कर लिया है। रेडॉन यह सबसे भारी गैस है। इसका प्रतीक होता है Rn। परमाणु संख्या 86 यानी 86 है। यह एक रेडियो एक्टिव रंगहीन, रेडॉन क्या है? एक रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडियो एक्टिव, रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन नोबेल गैस है। ये रेडॉन क्या है? तो रेडॉन एक रेडियो एक्टिव है, उसके बाद रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है और नोबेल गैस है। उसके बाद हम थोड़ा भोपाल गैस कांड के बारे में थोड़ा डिटेल में जिक्र कर दिया है यहाँ पे। आखिर मतलब डीप नॉलेज होना चाहिए। कहावत है लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस, कम ज्ञान खतरा के समान है। थोड़ा अच्छा ठीक होता है डीप नॉलेज। अब अच्छा से जान लीजिए कि भोपाल गैस कांड क्या है। भारत के मध्य प्रदेश यानी MP, भारत के मध्य प्रदेश के भोपाल में 3 दिसंबर सन 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से क्या कहता है? जाना जाता है। आगे भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड, वहाँ पर एक कंपनी था, भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से जहरीली गैस का रिसाव हुआ। यानी भोपाल में एक कंपनी है, यूनियन कार्बाइड का कंपनी था, वहीं से उसका जो मतलब पूरा बॉकेट है, डब्बा लीकेज कर गया था, जिससे मतलब बहुत संख्या में आदमी मारे गए और घायल भी हुए। बहुत मतलब लंबे टाइम तक उसका असर भी भोपाल में, मध्य प्रदेश में देखने को पड़ा। अभी भी मतलब पड़ा है वैसे ही, जस का थप पड़ा है वैसे। कंपनी लोहा वगैरह धीरे धीरे तोड़ रहा है वहाँ का। आगे है ये मतलब कीटनाशी दवाई बनाने का यहाँ पर काम होता था। तो कीटनाशी दवाई एक प्रकार से जहर है, और वही जहरीली गैस का रिसाव हुआ, पूरा फैल गया एकदम, मध्य प्रदेश में तहस नहस हो गया। नेक्स्ट हमने मेंशन किया है भोपाल गैस कांड में वही बात जो हमने शॉर्ट में वहाँ पर लिखाए थे। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी MIC नामक जहरीली गैस का क्या हुआ था? रिसाव हुआ था। तो गाइज आई होप आप समझ चुके होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए इसको, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स ए लॉट।